नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राह सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रस्तावना की दूसरी कड़ी में देखते हैं कि पहले लेक्चर में हम आपको डिलीवर कर चुके हैं कि प्रस्तावना में उल्लेखित प्रमुख शब्दों का उद्देश्य क्या था और उसके मूल तत्व क्या है। पहला शब्द हम भारत के लोग डिफाइन कर चुके हैं हम आपको कि उसमें लोकप्रियता परिलक्षित होती है, लोकप्रियता की झलक मिलती है भारत की प्रस्तावना में। दूसरा है शासन प्रणाली का स्वरूप। फिर उसके बाद हमें देखना है शासन का उद्देश्य। शासन प्रणाली के स्वरूप में हमारा संविधान, हमारी प्रस्तावना यह डिफाइन करती है कि हमारे संविधान का, हमारी सत्ता का, हमारी शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये भारत की प्रस्तावना में डिफाइंड है। उसके उस प्रथम कड़ी में हम देखते हैं कि संपूर्ण बहुत संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इसका जो क्रम है दोस्तों यही होना चाहिए। पहले संपूर्ण बहुत संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य। जो भी कमीशन का एग्जाम होता है उसके एग्जाम में इसके क्रम, व्यवस्थित क्रम को पूछा जाता है कि इसके सीरीज में व्यवस्थित करिए। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि पहला है संपूर्ण बहुत संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य। आइए हम समझते हैं कि संपूर्ण बहुत संपन्न होता क्या है। दरअसल दोस्तों, संपूर्ण बहुत संपन्न का मतलब कि ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने की स्वतंत्र और सर्वोच्च शक्ति रखता हो। आंतरिक और बाह्य मामले का मतलब है, आंतरिक मामले का मतलब सामाजिक मामले, आर्थिक मामले, राजनीतिक मामले, और बाह्य मामले का मतलब है कि बाह्य में जो भी देशों से हमारे संबंध है, जो संधि है, जो समझौता है, जो बाह्य युद्ध है, ये सब की घोषणा या निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति अगर हो तो वह देश संप्रभु कहलाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अर्थात अपने सभी मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च शक्ति जिसके पास हो वो संप्रभु देश, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहलाता है। और भारत ऐसा है, आप देख सकते हैं। फिर अगला टर्म है समाजवादी। समाजवादी के को डिफाइन करने से पहले दोस्तों हम देखते हैं कि समाजवाद का विकास कहाँ से हुआ, समाजवाद की अवधारणा आई कहाँ से। दरअसल समाजवाद के पहले हम उदारवाद को समझने की कोशिश करते हैं कि उदारवाद क्या है। उदारवाद दोस्तों व्यक्ति केंद्रित है, अर्थात व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उसकी योग्यता के अनुसार संसाधनों पे स्वामित्व की धारणा होती है। जितनी उसकी योग्यता हो उतने संसाधनों पे उसका स्वामित्व होना चाहिए। उदारवाद व्यक्तिवाद पे केंद्रित होता है, व्यक्ति की तार्किकता पे विश्वास किया जाता है। एक सीमित सरकार की धारणा होती है, अर्थात सरकार, ऐसी सरकार जो बाजार के मामलों में जो है स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, क्योंकि कोई भी बाह्य हस्तक्षेप आरोपित न करे, वो सीमित सरकार कहलाती है। उदारवाद के बाद यदि योग्यता के आधार पर संसाधनों के स्वामित्व का अधिकार होता है तो उसी के परिप्रेक्ष्य में पूंजीवाद का विकास होता है। पूंजीवाद का मतलब कि संसाधनों के स्वामित्व पे केंद्रीकरण, अर्थात उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण हो। पूंजीवाद का जो डिफिनीशन है वो यही कहती है कि वो लाभ के लिए काम करते हैं, उनका उद्देश्य कल्याणकारी नहीं होता है। वो समाजवाद के जस्ट अपोजिट है, वो व्यक्ति केंद्रित धारणा होती है और जितनी जिसकी योग्यता होती है अपनी योग्यता के अनुसार संसाधनों पर स्वामित्व होता है। उसमें शोषण की बात होती है, क्योंकि जब संसाधनों का केंद्रीकरण होगा, एक व्यक्ति के पास होगा, तो वहाँ से शोषण का जन्म होगा और इसी की प्रतिक्रिया में समाजवाद का प्रादुर्भाव हुआ। समाजवाद जो है उदारवाद की प्रतिक्रिया में आया और समाजवाद कहलाता क्या है कि उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण। जैसे ही हम उदारवाद पूंजीवाद की बात करते हैं तो पूंजीवाद कहता है कि उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण, लेकिन समाजवाद उसके जस्ट प्रतिक्रिया में कहता है कि उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण होना चाहिए जो है, और सभी में समानता होनी चाहिए। और वहीं पूंजीवाद कहलाता है कि केंद्रीकरण हो, एक व्यक्ति के पास संसाधनों का केंद्रीकरण हो। जस्ट उसकी प्रतिक्रिया में कहता है शोषण विहीनता समाज। जैसे पूंजीवाद में व्यक्ति का शोषण होता है, उसी तरीके समाजवादी व्यवस्था में शोषण विहीनता समाज की बात की जाती है। और उपरोक्त समाजवादी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा समझना होगा और मार्क्सवादी और साम्यवादी समाज की धारणा। जो भारत के संविधान में समाजवाद की धारणा कही गई है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के अधिक निकट है, क्योंकि उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि चुनाव, संसद का कानून, चुनाव, संसद का कानून, योजनाबद्ध विकास। दरअसल दोस्तों समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप लोकतांत्रिक समाजवाद के तरीके से प्राप्त कर सकते हैं या मार्क्सवादी या साम्यवादी समाज की। लेकिन जो मार्क्सवादी साम्यवादी समाज की बात करता है वो वर्ग संघर्ष की बात करता है और क्रांति और हिंसा की, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है कि सभी समान हों,
सोशल वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, कोई वर्ग ही न हो समाज में, सभी इक्वल हों। जब सभी समान होंगे तो कोई वर्ग नहीं रहेगा, तो किसी का शोषण नहीं होगा, और जो उत्पादन के साधनों पे जो केंद्रीकरण है वो नहीं होगा। वो वर्ग संघर्ष, क्रांति और हिंसा की बात करता है, अर्थात जो समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त किया जाए वो किसी भी तरीके प्राप्त किया जाए, चाहे जैसे। लेकिन वही लोकतांत्रिक समाजवाद में एक अलग धारणा है, और भारत के संविधान की प्रस्तावना में, हमारे संविधान में लोकतांत्रिक समाजवाद अधिक परिलक्षित है, और लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा है ही। लोकतांत्रिक समाजवाद में हमें चुनाव, संसद के कानून, योजनाबद्ध विकास के द्वारा उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अगला है दोस्तों पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, और राज्य का धर्म से अलगाव, अर्थात सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट जो है। इसलिए, और हमारे भारत की संविधान में प्रस्तावना में आप पढ़ सकते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, पहला शब्द ही डिफाइंड है वो। तो पंथ निरपेक्ष मतलब कोई राज्य का कोई राजकीय धर्म न हो और राज्य का पूर्णतः अलगाव हो। लेकिन भारत के संविधान के प्रस्ताव में राज्य का सैद्धांतिक रूप से तो पूर्णतः अलगाव है, लेकिन व्यवहारिक रूप से राज्य का धर्म से अलगाव नहीं है। राज्य का धर्म में सकारात्मक विभेद या भेदभाव किया जा सकता है और होता है। उसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ट्रिपल तलाक, ये सब ऐसे मामले हैं जिनमें राज्य धर्म के मामले में सकारात्मक भेदभाव करता है जो है। अगला है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब है दोस्तों जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन। जनता के द्वारा शासन अर्थात जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन हो, और जनता के लिए अर्थात जनहित में सभी वर्गों के लिए शासन हो। समाज में जो भी वंचित वर्ग हैं, जो भी शोषित वर्ग हैं, सभी को इक्वल दर्जा देते हुए सबके लिए शासन किया जाए, वही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम स्वयं चुनते हैं कि शासन कैसा चलना चाहिए, हमारा प्रतिनिधि कौन है, लेकिन हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, अर्थात प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र पाया जाता है। हम अपने देश का शासन प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के द्वारा चलाते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो हमारे अनुसार या हमारी जरूरत के अनुसार नीतियों का निर्माण करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाते हैं, अर्थात हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र पाया जाता है। वहीं गणराज्य दोस्तों, गणराज्य का मतलब है कि राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा निर्वाचित हो। राज्य का मतलब यहाँ दोस्तों एक स्टेट से मतलब नहीं है कि एक राज्य हो या कोई सेंट्रल केंद्र या संघ का कोई राज्य। यहाँ राज्य का मतलब व्यापक अवधारणा है। राज्य का मतलब कि राज्य का मतलब एक देश, एक संघ की अवधारणा से ये परिलक्षित है। अगला हम देखेंगे दोस्तों कि शासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इस क्रम में हमें ध्यान रखना होगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इनका क्रम व्यवस्थित तरीके से याद रखना है। इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछेगा भारत की प्रस्तावना में कि भारत की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष का क्या शाब्दिक अर्थ है। पंथ निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, लेकिन इसके कई ऑप्शन विकल्प आपको मिलेंगे। कहीं देगा कि राज्य के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए जो है, लेकिन हमें पेपर में सर्वोच्च सही आंसर का चुनाव करना पड़ता है, इसलिए हम देखेंगे यहाँ कि उसका सही आंसर यही होगा कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। आइए हम देखते हैं भारत की प्रस्तावना में शासन या सत्ता का उद्देश्य क्या होना चाहिए। न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, व्यक्ति की गरिमा है, बंधुता है, एकता है, अखंडता। आइए न्याय के बारे में हम देखते हैं कि न्याय कहते किसे हैं। उचित और अनुचित की धारणा ही न्याय कहलाती है जो है, जिसमें सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है कि सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। आर्थिक न्याय है कि आर्थिक साधनों पर सभी का स्वामित्व हो, उत्पादन के साधनों पर समतामूलक वितरण हो, सभी के साथ उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व हो और सबके साथ न्याय हो। और राजनीतिक न्याय मतलब चुनाव में सबकी समान भागीदारी हो। अगला हम देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का तात्पर्य दोस्तों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रारूप में है। नकारात्मक अगर हम देखते हैं तो स्वतंत्रता का तात्पर्य है बाह्य प्रतिबंधों का अभाव। यह एक नकारात्मक अवधारणा है, अर्थात किसी भी कार्य को करने से न रोका जाए, बाह्य प्रतिबंधों का अभाव। लेकिन सकारात्मक रूप में अगर हम स्वतंत्रता को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे
तो है कि अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बाह्य रूप से स्वतंत्र हो, जो कोई भी प्रतिषेध ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो, कोई भी प्रतिबंध ना हो, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अगर स्वतंत्रता प्राप्ति हो तो सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। उसमें हमें किन 5 बिंदुओं को देखना है। विचार पे हमें कोई भी हम विचार कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, धर्म और आस्था की उपासना की स्वतंत्रता होती है। क्वेश्चन में पूछता है कि कितने प्रकार की न्याय है भारत की प्रस्तावना में? 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो है। और स्वतंत्रताएं कितने टाइप की हैं? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना जो है। अर्थात हम कह सकते हैं भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और आस्था। उपासना को हम कह सकते हैं कि अपने धर्म का व्यवहारिक अनुप्रयोग ही उपासना कहलाता है जो है। फेथ, विश्वास मतलब फेथ, हम किसी भी धर्म पे विश्वास कर सकते हैं जो है। उसके बाद आता है समानता। समानता में दोस्तों, समानता का मतलब है इक्वलिटी, सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। और किस तरीके से समानता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अर्थात प्रतिष्ठा, अवसर कितने टाइप के हैं? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना जो है। अर्थात हम कह सकते हैं भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और आस्था। उपासना को हम कह सकते हैं कि अपने धर्म का व्यवहारिक अनुप्रयोग ही उपासना कहलाता है जो है। फेथ, विश्वास मतलब फेथ, हम किसी भी धर्म पे विश्वास कर सकते हैं जो है। उसके बाद आता है समानता। समानता में दोस्तों, समानता का मतलब है इक्वलिटी, सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं। और किस तरीके से समानता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अर्थात प्रतिष्ठा, अवसर, प्रतिष्ठा में हम देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा जाति, धर्म, लिंग के आधार पर न होकर समाज में दिए गए योगदान के अनुसार उसकी प्रतिष्ठा को आंका जाए तो वह समानता कहलाएगी। और सभी वर्गों को अवसर की समानता हो, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सभी को समान अवसर दिए जाएं, यह अवसर की समानता कहलाती है। व्यक्ति की गरिमा हो, अर्थात मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने की सभी को स्वतंत्रताएं हों। तो है बंधुता, आपसी भाईचारे में आपस में बंधुत्वपूर्ण संबंध होना चाहिए। और राज्य में एकता और अखंडता। एकता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है दोस्तों, और अखंडता एक राजनीतिक धारणा है। अखंडता मतलब हमारे देश का कोई भी हिस्सा हमसे अलग ना हो सके, यह अखंडता की व्यापक अवधारणा कहलाती है। और वहीं एकता मनोवैज्ञानिक धारणा है, अखंडता राजनीतिक धारणा है। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम देखते हैं कि 2 पॉइंट हम डिलीवर किए आपको। शासन और शासन प्रणाली का स्वरूप प्रस्तावना में क्या है, शासन और सत्ता और संविधान का उद्देश्य क्या है। यहाँ से प्रश्न बनना अनिवार्य है दोस्तों। कहाँ से है? जैसे इनका सीरीज एक बार आप फिर से देख लीजिए कि इनका एक व्यापक जो सीरीज है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इसी क्रम में हमें प्रश्नों को ध्यान रखना है, शब्दावलियों के अर्थ के बारे में। फिर हमें देखना है कि कितने प्रकार की न्याय पाई जाती है भारत की प्रस्तावना में। 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं पाई जाती हैं। 2 प्रकार के अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता पाई जाती है। प्रश्न में बराबर पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था कि क्या भारत की प्रस्तावना में सांस्कृतिक न्याय की भी अवधारणा है? ऐसा नहीं है, सांस्कृतिक न्याय भारत की प्रस्तावना में डिफाइंड नहीं है। तो हमें इन टाइपों को, इन शब्दों के बारे में, इन कंसेप्ट के बारे में ध्यान रखना है जो है। अगले लेक्चर में हम आपको शासन प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं, या संशोधन हो कि किन किन शब्दों का समावेशन किया गया है, उसको डिलीवर करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रस्तावना में शुरुआत में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द नहीं था जिस समय भारत की प्रस्तावना लागू हुई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन 3 शब्दों का समावेशन किया गया है। इन 3 शब्दों का समावेशन क्यों किया गया, क्यों मूल संविधान में ये बातें नहीं थी और उस समय संशोधन करके क्यों इनको इसमें समावेशन किया गया, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करेंगे। क्या भारत की प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं, क्या भारत की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। आगे ऐसे ही कंटेंट हम आपको डिलीवर करते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा कंटेंट सही लगा हो, ओरिएंटेड हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हुए हमारा मनोबल बढ़ाएं।